Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज लगभग हम आप लोगों को पता है कि हमारा जो बायोलॉजी का लेक्चर है उसके बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। तो अभी तक सभी चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, बस अभी एक लास्ट चैप्टर इसके थ्योरी और इसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस बाकी हैं। तो आज मैं इसका थ्योरी लेक्चर ले रहा हूँ और आने वाले समय में मैं इसका एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक क्वेश्चंस का एक लेक्चर लेके आऊँगा, तो हमारा बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को आज हम समझेंगे। तो बायोटेक, तो चलिए बायोटेक को एक एक करके आराम से स्टार्ट करते हैं और बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया है इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन, द यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस organism or system to produce product that are anticipated to improve human life is term बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ऐसे प्रोसेस, ऐसे ऑर्गेनिज्म से या कोई सिस्टम से प्रोड्यूस करवाए जाते हैं या वहाँ से कुछ प्रोडक्ट निकाले जाते हैं जिससे ह्यूमन लाइफ इम्प्रूव हो पाए। उस टेक्नोलॉजी को, जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ये काम करते हैं उन्हें बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे क्या बोला गया है, इन प्री हिस्टोरिक टाइम ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वॉज प्रैक्टिस्ड। मतलब क्या, बायोटेक्नोलॉजी आज की बात नहीं है, ये नहीं कि आज नया बात है। प्री हिस्टोरिक टाइम में भी बायोटेक्नोलॉजी प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, कैसे किया जाता था? तो बाय एग्रीकल्चरलिस्ट, मतलब एग्रीकल्चर जो करते थे किसान थे उनसे किया जाता था, है ना। हु स्टेबलाइज बेटर क्वालिटी स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और क्रॉस ब्रीडिंग। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग बायोटेक्नोलॉजी के नाम पे, जो कि एक बेसिक है, बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है मगर थोड़ा बेसिक है, क्या करते थे वो लोग एग्रीकल्चर में यूज़ क्या करते थे, क्रॉस पोलिनेशन को और ब्रीडिंग टेक्निक को। और तो बायोटेक्नोलॉजी कोई नई बात नहीं है, ये काफ़ी दिनों से चलती आ रही है ना। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अगर सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले चला आता है हमारा स्क्रीन पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, समझते से। द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द टू सिंपल टर्म ऑफ साइंस। दो टर्म से मिलकर ये बना है साइंस का। फर्स्ट है बायोलॉजी और दूसरा है टेक्नोलॉजी। आप सभी जानते हैं, दोनों वर्ड से आप लोग फेमिलियर हैं, क्या होता है बायोलॉजी और क्या होता है टेक्नोलॉजी। एट द सेम सब्जेक्ट इट इज़ द असेंबली ऑफ टेक्नोलॉजी इन द साइंस ऑफ बायोलॉजी। मतलब क्या, टेक्नोलॉजी की असेंबली है ये बायोलॉजी साइंस में, है ना। क्या बोला गया है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। चलिए ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग आराम से समझते हैं। द आर्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी ओल्ड। मैंने पहले ही बोला कि बायोटेक्नोलॉजी कोई नई बात नहीं है, ये बहुत ही पुरानी बात है, काफ़ी दिनों से ये चलती आ रही है ना। अच्छा, दिस इज़ ए ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये बिल्कुल ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसा ही ओल्ड है, पुराना है। It is actually began when many started to domestication of useful of plant and animal started utilizing microbes for making various beverages। ये तब से शुरू है जब हम माइक्रोब्स को यूज़ करा करते थे ब्रेवेजेस यूज़ बनाने में। जैसे वाइन बियर को कहीं ना कहीं माइक्रोब्स को यूज़ करके वाइन बियर ब्रांडी ये सब बनाया जाता था, दही बनाया जाता है माइक्रोब्स को यूज़ करके, विनेगर बनाया जाता है। तो ये भी एक टाइप का बायोटेक्नोलॉजी है। मिल्क, अगर आपके पास मिल्क है और आपने उसमें दही का थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस डाल दिया तो वो क्या बन गया, वो कर्ड बन गया। तो ये भी एक टाइप का बायोटेक्नोलॉजी ही है। ये क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी की ही बातें कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए आगे देखिए किस तरह से ये जो आटा है, फार्मेंटेशन ऑफ डॉ, मतलब नॉर्मल ये आटा गूंधा हुआ है, इसमें अगर हम थोड़ा सा ईस्ट डाल दें तो ईस्ट डालने की वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और ये ऐसा फूल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मेंटेशन हो गया। जैसे इडली का आटा हो गया, है ना, डोसा का आटा हो गया, इसको इस तरह से हम लोग बनाया करते हैं, या ब्रेड का, इन सभी के आटे को, इन सभी के डो को ऐसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही एक प्रोसेस है। अच्छा, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, जैसे इसका एग्जांपल है स्विच चीज़, जो कि ईस्ट से बनता है और ये ईस्ट सेल बताया गया है, मतलब स्विच चीज़ की बहुत हद तक इसी के शेप में होता है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी को देखिए दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो मेन बातें हैं इसमें, एक रॉ मटेरियल और दूसरा है सूटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा हमें और दूसरा चाहिए होगा क्या, सूटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लैक्टोबैसिलस को बियर में नहीं डाल सकते, और बियर का जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो फंगस है उसको आप दही में यूज़, दूध में यूज़ नहीं कर सकते, दही बनाने के लिए दूध में यूज़ नहीं कर सकते हो।
तो कहीं ना कहीं आपको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है उसकी जानकारी रखनी है, वरना ये काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में क्या है वो समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में एक है प्रोडक्ट, दूसरा है सर्विस। ठीक है, प्रोडक्ट जैसे फूड हो गया, एंजाइम हो गया, फ्यूल्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, कुछ हार्मोन्स हो गए, ये हो गए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। और सर्विस क्या हो गए, सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब जो भी सीवेज है, जो भी शहरों का, नगरों का जो गंदा पानी है, कैसे उन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, बैक्टीरिया से और बाकी चीज़ों से क्लीन करके वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करते हैं, डायरेक्टली नदियों में नहीं छोड़ते हैं। तो ये एक तरह का सर्विस हो गया जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से यूज़ करते हैं, इसको बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कैसे कैसे करके बायोटेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन हुआ है, उन बातों को हम लोग समझते हैं। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा बाद में समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये नीचे वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आप उन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी 1945 में जो भी था उसको हम लोग समझते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिकम ए मेजर impediment in the scientific discoveries. After the end of the Second World War, some very crucial discoveries were reported, which paved the path of modern biotechnology. मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही साइंटिस्टों ने लगभग बायोटेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट किया, अच्छे से काम से करना स्टार्ट किया। पहले भी काम चलता था मगर उस लेवल पे नहीं, और बहुत सारे डिस्कवरीज हुए, उनको हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्या क्या हुआ। तो जैसे हो गया, देखिए, ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो कौन से ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी के, तो इसमें क्या बोला गया है, ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पहला है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया, और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मतलब रेड बायोटेक्नोलॉजी को आप रेड बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हो और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। इज अ बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल्स। मतलब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाते हैं, कुछ एंजाइम्स बनाते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करके उसको फास्ट कर दी रिएक्शन को। कुछ एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाया करते हैं, एंड यूज़ फॉर अ मोलिकुलर डायग्नोसिस। और मोलिकुलर डायग्नोसिस को भी मोलिकुलर लेवल पे सही करने के लिए भी हम लोग मोलिकुलर डायग्नोसिस में कुछ बातों को यूज़ करते हैं। तो ये आता है रेड बायोटेक्नोलॉजी पे। अब आते हैं कुछ बातें करते हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी की। ये क्या है, जैसे हो गया इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इज अ बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड टू इंडस्ट्रियल एंड अदर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये इंडस्ट्री में और अदर प्रोडक्शन प्रोसेस में हम इसे काम में लेते हैं। ठीक है, दूसरा है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। इसको हम लोग ग्रीन से आप समझ पा रहे होंगे, एग्रीकल्चर की बातें की जा रही है, जहाँ एग्रीकल्चर में हम लोग यूज़ करके जो भी हमारे फूड है उसके अमाउंट को बढ़ा लेते हैं ताकि वो ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कर पाए, है ना। और दूसरा है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग ओशन में यूज़ करते हैं, मराइन लाइफ में यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे मछलियों की संख्या बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ फूड हो चुका है, बहुत लोग इस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो इसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी और लोगों को खाना ठीक से मिल पाएगा। तो पहला है, देखिए, जो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या है, इट डील विद द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर मिल्क। ये काम करता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर मिल्क और मीट प्रोडक्शन विथ रेजिस्टेंस टू द वेरियस डिजीज। मतलब हम लोग ऐसे एनिमल जिसका मिल्क हम लोग कंज्यूम करते हैं और कुछ ऐसे एनिमल, चिकन वगैरह, जिसके मीट को कंज्यूम किया जाता है, उनका नंबर को बढ़ाएगा, उनके डेवलपमेंट को देखेगा और साथ में उनमें डिजीज़ भी नहीं होने देगा, डिजीज़ को भी रेसिस्ट करेगा। तो ऐसे भी बायोटेक्नोलॉजी के कुछ ब्रांचेस है जो इन चीज़ों को लेकर काम किया करते हैं। ठीक है, देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, मे बी डिफाइंस द एनिमल दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस द फॉरेन जीन टू नो द ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब क्या, देखिए, एक ट्रांसजेनिक काव है रोजी। ट्रांसजेनिक काव रोजी क्या है, मतलब इसके आपको उतना डिटेल में तो चाहिए नहीं बायोटेक्नोलॉजी, मगर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ट्रांसजेनिक काव रोजी में क्या किया गया था, उसके जीन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस तरह से मॉडिफाई किया गया था कि वो उसके जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसके मिल्क में एक पर्टिकुलर एक एंजाइम बढ़ जाएगा, इसका नाम है लैक्ट एल्बुमिन। तो इस तरह के न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए मिल्क में, और दूसरा है कि मिल्क का अमाउंट बढ़ जाए। तो इसके लिए जो हम लोग जो मैनिपुलेशन करते हैं जीन में जिस एनिमल का, उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। तो ये काऊ में किया, इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक काऊ। और ट्रांसजेनिक माइस भी होते हैं, माइस में भी किया जाता है ये सब चीज़ें। यहाँ पर ट्रांसजेनिक रेट है, पिग है, सब कुछ है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में क्या, देखिए, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी डायग्नोसिस एंड ट्रीट डिफरेंट डिजीज विथ इफेक्टिव रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग। हम लोग क्या करते हैं मेडिकल में, बायोटेक्नोलॉजी को अलग अलग डिजीज़ को इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं, है ना। अच्छा, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजरस डिजीज और
लोगों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं डेंजरस से डेंजरस डिजीजेस से, बीमारियों से हम लोग प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, थ्रू जीन थेरेपी न्यू हेल्दी जीन कैन बी इंसर्टेड इनटू द रिप्लेस डैमेज सेल। मतलब जीन थेरेपी से हम लोग क्या करते हैं, जो भी इफेक्टिव सेल है या इफेक्टिव जीन है उसको हम लोग रिप्लेस कर पाते हैं जीन थेरेपी से। तो इसको इससे लेकर के भी जीन थेरेपी भी इसके भी बहुत ज़्यादा डीप में मतलब आपको नहीं चाहिए, मगर आप तो समझिए कि जीन क्या होता है। तो जीन हमारे क्रोमोसोम में या हमारे डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है। तो उससे उस लेवल पे जाके इलाज करने को हम लोग क्या कहते हैं, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी भी इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि इससे पहले कई बार किए जा चुके हैं। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, टारगेटेड एक्शन बाय ड्रग बाय थ्रू स्टडी ऑफ जीनोमिक, और हम लोग जीनोम को स्टडी करके ड्रग के एक टारगेट एक्शन को भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके टाइप का एक ड्रग भी बना सकते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी के एक पार्ट्स है। जैसे कि जीन थेरेपी क्या है उसको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। चलिए मैं आपको ये अच्छे से समझाता हूँ कि क्या होता है जीन थेरेपी। मान लीजिए किसी पेशेंट में जीन डिफेक्ट हो चुका है, और तो हम क्या करेंगे, पहले उसके बॉडी से एक सेल को निकालेंगे, सेल को बाहर निकाल के कल्चर करेंगे। तो क्या बोला गया, देखिए, सेल्स हार्वेस्टेड फ्रॉम पेशेंट से सेल निकाल लिया, और उसको वेरियस एंजाइम से, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम से, या आपके अलग अलग मॉलिकुलर सीजर्स होते हैं उनसे उसको हम लोगों ने क्या क्या पहले काट लिया। अच्छा, फिर क्या बोला गया, इसको हमने पहले काट लिया, या वायरस को इसको काट लिया। फिर जो हमारा काम का जीन है जो हम पेशेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं उसको फिर मैंने, ये मान लीजिए काम का जीन है, उसको फिर सेल में इंटर करवाया। तो अब इस डीएनए ने क्या किया है, इस काम के जीन को अपने अंदर ले लिया है, काम के जीन को अपने अंदर ले लिया है। अच्छा, अल्टर वायरस मिक्स विथ पेशेंट सेल, और इस वायरस को पेशेंट सेल पे मिक्स करके फिर पेशेंट को डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारा काम का जीन था वो हमने पेशेंट के अंदर कैसे वायरस की हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से डाल दिया। तो कहीं ना कहीं पेशेंट के जीन को हमने करेक्ट किया, तो इसे कहेंगे हम लोग जीन थेरेपी। चलिए अब आते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में। इंडस्ट्री में कैसे हम लोग काम में लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। देखिए, इट डील विद द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसीटोन, ग्लाइसिन। मतलब हम लोग कमर्शियली एसिटिक एसिड को, सिट्रिक एसिड को, एसीटोन को, ग्लाइसिन को प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा अमाउंट में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और कुछ एंटीबायोटिक को भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइटोमाइसिन एक्सेट्रा, थ्रू द यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पेशली फंजाई और बैक्टीरिया। हम लोग स्पेशली फंजाई एंड बैक्टीरिया को यूज़ करके इन सभी एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। फिर हम लोग कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ में लेते हैं, उसे बोला जाता है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इट डील विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर एंड कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड इंसेक्ट्स थ्रू द यूजफुल ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड एक्सेट्रा। मतलब क्या कि हम लोग जो भी नगरों में, जैसे सिटीज़ में जो भी नालों का, ड्रेन्स का जो वाटर होता है, तो उसको कहीं ना कहीं नदी में छोड़ा जाता है या वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। तो उस गंदगी को पहले एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। और कुछ कुछ बड़े बड़े शहरों में, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इस टाइप के शहरों में सीवेज के प्लांट्स लगे हुए होते हैं। तो अगर आपने कभी ये नहीं देखा है तो आप एक बार विजिट करके जरूर देख सकते हैं कि कैसे होते हैं सीवेज प्लांट्स। और सीवेज प्लांट क्या करते हैं, सीवेज प्लांट जो भी वाटर्स है, जो भी गंदे पानी है, उसको ट्रीट करके उसमें बैक्टीरिया से ट्रीट करते हैं, फिर उसको गैस से ट्रीट करते हैं, उसमें एयर डालते हैं। इस तरह से हम लोग एक प्रॉपर प्रोसेस होता है सीवेज ट्रीटमेंट का, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, मगर आप इतना समझिए कि सीवेज को ट्रीट करके बहुत हद तक साफ़ करके उसमें जो भी फ्लोटिंग मटेरियल है, जो भी प्लास्टिक से, जो भी कचरा है, उसको साफ़ करके फिर उसको जो भी वाटर बॉडी से उसमें रिलीज़ किया जाता है, जिसको बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट। अच्छा, अब बोला गया है कि इसे हम लोग बायोलॉजिकली यूज़ भी करते हैं, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरस को, बैक्टीरिया को, फंगस को। क्यों यूज़ करते हैं, प्लांट को बीमारी से बचाने के लिए, एनिमल को बीमारी से बचाने के लिए। अब प्लांट में बायोटेक्नोलॉजी को जो हम लोग यूज़ करेंगे, एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे, उसको बोला जाता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या बोला गया है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, देखिए, इट डील विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप करते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल को मैंने ट्रांसजेनिक काउ, एक रोजी का नाम आपको एग्जाम्पल दिया था, वैसे यहाँ पर ये लोग ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करते हैं विद रेजिस्टेंस टू द बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। मतलब ऐसे प्लांट जो ट्रांसजेनिक है, जिसको बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से मदद किया गया है, डेवलप किया गया है, वो उनको बायोटिक मतलब एनिमल से, जो भी लिविंग थिंग्स है उससे, और एबायोटिक स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी, इसलिए हमने
ऐसे प्लांट को डेवलप किया बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड्स, और हैप्लॉइड्स को हम डेवलप करेंगे। एम्ब्रायो रेस्क्यूज़, मतलब जो भी प्लांट के एम्ब्रायोज हो उसको भी हम लोग बचा कर रखना चाहते हैं। क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, कैसे कि प्लांट का क्लोन बना के और सारे प्लांट को प्रोड्यूस करना, है ना। क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब ऐसे ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल जो लुप्त होने वाले हैं, तो उनके अगर एनिमल है तो उनके ओवम को, स्पर्म को, और अगर प्लांट है तो उनके बीज को -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है, ताकि जब सभी के सभी लगभग ख़त्म हो जाए, वो एनिमल लुप्त हो जाए, तो हम उनके स्पर्म से, उनके एग से, मतलब उनके जर्म सेल से एक नया लैब में, एक टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रुप में एक नया एनिमल को बना पाए, नया प्लांट को बना पाए। तो उसके लिए हमें उनके जो भी जर्म सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, और उस प्रोटेक्शन को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको वो अच्छे से समझा दिया कि क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग काम में लेते हैं। कि देखिए यहाँ पर एक बीटी कॉटन और गोल्डन राइस का एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बीटी कॉटन और गोल्डन राइस को बनाया गया है। तो सबसे पहले क्या है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम, और बैक्टीरिया के सेल के अंदर आप ये देख पा रहे हो, ये बैक्टीरिया का सेल का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड होता है एक सर्कुलर डीएनए, ये मेन डीएनए है, ये है मेन डीएनए, इसके ठीक पास में आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रैंड है, यहाँ पर एक स्ट्रैंड है, तो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये प्लाज्मिड में मान लीजिए ये पार्ट हमारा क्या है, काम का है। तो इसको पहले बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल करके इसको बॉडी से बाहर निकाल लिया, मतलब बैक्टीरिया की बॉडी से, और इसको काट लिया गया। इतने को काटने के लिए हमने एक एंजाइम लगाया, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम लगाया, या हिंड2। अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग, प्लाज्मिड के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। आपको उतना नहीं चाहिए, बस आप इतना समझिए कि एक एंजाइम लगाया और इसको हमने काट लिया। अब काटने के बाद यहाँ पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो जीन हमें डालना है, उसको यहाँ पर हमने इंक्यूबेट किया, हमने यहाँ पर उसको डाला, और इसके बाद इस पूरे प्लाज्मिड को प्लांट के सेल में इंसर्ट कर दिया। प्लांट के सेल में इंसर्ट करने के बाद मान लीजिए हमने इसमें ऐसे हमने जीन को डाला, ये जीन है, मान लीजिए जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने यहाँ पर ऐसे जीन को डाला जो कि राइस में विटामिन ए के कंटेंट को बढ़ा दे, और फिर इस जीन वाले पूरे प्लाज्मिड को हमने प्लांट सेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, प्लांट सेल में। तो अब ये प्लांट जब ग्रो करेगा तो ये सेल इसमें बढ़ेगा, तो अब इस पौधे से जो भी राइस बनेंगे, इस पौधे से जो भी राइस बनेंगे उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं हमने राइस के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज़ कर दिया, राइस के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके, क्या प्रोसेस है, मैंने आपको प्रोसेस भी समझाया, हमने किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके राइस के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज़ कर दिया। तो ये है एक तरह का बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी खत्म होने वाला है और अब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा टफर साइड में ही देखा जाता है, तो मैं उसको भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, तो ये क्या है, फ्लेव सर्व टमाटो। इसी तरह से हम लोग टमाटो को भी उसके लाइफ को बढ़ा देते हैं, उसमें डिजीज़ के रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, उसमें जल्दी से बीमारी नहीं होगी। इस तरह से हम लोग टमाटर को भी ट्रीटमेंट करते हैं। और ये गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस को उसी तरह से ट्रीटमेंट करके बनाया गया है। ग्रेट प्रो विटामिन ए, गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जेनेटिकली इंजीनियरिंग इसको प्लांट बोला जा सकता है, या जेनेटिकली इंजीनियर राइस बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने काम करा है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन है, अभी तक जो हमने समझा वो प्रोसेस थे, अब हम लोग समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर और बीटी कॉर्प। बीटी कॉर्प में एग्रीकल्चर में बीटी कॉर्प मतलब बीटी ब्रिंजल हो सकता है, बीटी कॉटन हो सकता है। कॉटन प्लांट में और बैगन के प्लांट को कैसे बचाया जाता है बीटी टेक्नोलॉजी से, वो हम लोग समझेंगे, ये एप्लीकेशन है। तो देखिए, बैसिलस, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक तरह का बैक्टीरिया है। क्या है ये एक तरह का बैक्टीरिया है। तो क्या बोला गया है, सॉइल बैक्टीरिया। कहाँ पाया जाता है ये बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया सॉइल में पाया जाता है। प्रोड्यूस ए प्रोटीन दैट हैज़ अ इंसेक्टिसिडल
प्रोटीन, और इस बैक्टीरिया के पास एक प्रोटीन होता है जो इंसेक्टिसिडल होता है, मतलब वो इंसेक्ट्स को मार डालते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनली यूज एज स्प्रे, मतलब क्या, देखिए मान लीजिए कि ऐसा एक प्लांट है, मान लीजिए एक कॉटन का प्लांट है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर बना के समझाता हूँ। मान लीजिए एक कॉटन का प्लांट है, तो कॉटन का प्लांट में उसके कुछ पत्ते लगे हुए हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कॉटन का जो बॉल है वो है जिसके अंदर रुई होगा। तो इसमें क्या होता है, इंसेक्ट्स के होने की वजह से इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और ये कॉटन बॉल ख़राब हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी इंसेक्ट्स इस पर आके बैठते हैं वो इसको छोटे छोटे छेद बना देते हैं, जिसकी वजह से कॉटन का बॉल ख़राब हो जाता है। तो हमने क्या किया, बैसिलस थ्यूरेंजेसिस का एक सेचेट मिलता है, उस सेचेट को हमने क्या किया, पानी में पहले घोला, पानी में घोल के इस तरह से इसको स्प्रे कर दिया इसके पत्तों के ऊपर। तो इसके पत्तों के ऊपर अब क्या आ गया है, बीटी आ गया है, बैसिलस थ्यूरेंजेसिस आ चुका है। तो जब इस पर आकर के कोई बर्ड आकर के बैठेगा, मान लेते हैं इस पर आकर के एक बर्ड बैठा, मान लेते हैं इस पर आकर के एक बर्ड बैठा, मतलब बर्ड तो नहीं, इंसेक्ट, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, इंसेक्ट बैठा। तो अब जब इंसेक्ट यहाँ से कुछ भी खाने की कोशिश करेगा, तो ये बैसिलस थ्यूरेंजेसिस जो है बीटी, वो उसके गट में चला जाएगा, मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, वो उसके स्टमक में और इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और वो उसके, मान लीजिए उसका इंटेस्टाइन है, मान लीजिए ये उस एनिमल का इंटेस्टाइन है, लंबा सा ये इसका इंटेस्टाइन है, ये इसका इंटेस्टाइन है। तो अब ये क्या होगा, ये उसके इंटेस्टाइन में जा करके उसके ऐसे करके सरफेस में चिपक जाएगा, और उसके इंटेस्टाइन के सरफेस को परफोरेट कर देगा, पोर बना देगा, उसमें छिद्र बना देगा, और इससे क्या होगा, अगर इसमें यहाँ पर वो परफोरेट कर देगा, क्या बना देगा, एक छिद्र बना देगा, इससे क्या होगा, इस इंसेक्ट्स की मौत हो जाएगी। क्या होएगा, इस इंसेक्ट की मौत हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हमें ये जो कॉटन के ऊपर जो ऐसा बोर कर देता था, उस बोर को नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कॉटन को बचाने में हमें मदद मिल जाएगी। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि कैसे बैसिलस थ्यूरेंजेसिस काम करता है। तो बैसिलस थ्यूरेंजेसिस का सेचेट मिलता है, जिसको हम लोग पानी में घोल के पत्तों के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए उसी मेथड को लिख के समझाया गया है कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए, बीटी इज ए इनएक्टिव फॉर्म, स्प्रे इन द कॉप में इसको डाल दिया जाता है। इटन बाई इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स गेट्स एक्टिव बाई अल्कलाइन पीएच, मतलब ये जब पैकेट में रहता है तब वो एक्टिव नहीं रहता है, जैसे ही वो इंसेक्ट्स के गट में जाता है, इंसेक्ट्स के पेट के अंदर जाता है, तब वो उसके अल्कलाइन पीएच की वजह से, जैसे हमारा स्टमक का पीएच एसिडिक है, वैसे ही इंसेक्ट्स के स्टमक का पीएच अल्कलाइन होता है, और उनके इंसेक्ट्स के गट के पीएच की वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने की वजह से गट स्वेल हो जाता है, गट में चिपक जाता है, मतलब उसके स्टमक में चिपक जाता है, इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, और वो स्वेल हो जाता है, और स्वेल होने की वजह से उसमें परफोरेट हो जाता है, और वो इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से बीटी कॉटन काम करता है, जो कि मैंने आपको ऊपर में भी समझाया और अभी दोबारा यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। तो बीटी प्रोडक्ट्स, बीटी टॉक्सिन विच आर इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन है क्या, एक इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, मतलब नॉर्मली हम अगर खा लेंगे तो उससे नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारा गट का पीएच कैसा होता है, मतलब उसी अगर पत्ते को कोई इंसान खा लेता है, मान लीजिए कि सब्जी में डाल दिया गया, तो वो सब्जी अगर इंसान खाएगा तो इंसान भी मर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा गट एसिडिक है और इंसेक्ट्स के गट बेसिक होते हैं, तो बेसिक पीएच की वजह से ये एक्टिव होता है, और एसिडिक पीएच की वजह से ये इनएक्टिव रहता है। तो अगर उसे हम खा लेते हैं तो हम नहीं मरेंगे। व्हेन एन इंसेक्ट्स इंजेस्ट इट, जब कोई इंसेक्ट इसे खाएगा, इनएक्टिव टॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, जैसे वैसे ही इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट्स गट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट्स के गट के पीएच क्या होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, इसलिए। दिस लीड टू द स्वेलिंग ऑफ गट एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ इंसेक्ट। इससे क्या होगा, गट स्वेल हो जाएगा उस इंसेक्ट का, और अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस था, जिसको मैंने ये लेकर के 3 बार आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, लिस्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी एंड द सेंटर इन इंडिया। क्या क्या रिसर्च लेबोरेटरीज है और क्या क्या इंस्टीट्यूशन है जो इसको लेके काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखिए सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, CDFD हैदराबाद में है ये, इसको आपको याद रखना है, ये आपको काम में आएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर में है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी न्यू दिल्ली में है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम एंड रिसर्च NIPGR न्यू दिल्ली में है ये। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये क्या है, NBRC गुड़गांव में है ये। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में है ये। इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड गुड़गांव में है ये। तो ये सभी क्या है, ये सभी कुछ रिसर्च लेबोरेटरीज है, यूनिवर्सिटीज़ है जो कि इंडिया में है ना।
तो इन्हें हम समझते हैं। अब देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इंस्टीट्यूट इन इंडिया। कौन से ऐसे काउंसिल्स है और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है इंडिया में। देखिए, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है ये। CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में है ये। ITRC इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। NERI नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है ये। CCMB सेंटर फॉर सेलुलर मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में ये। तो कहीं ना कहीं हमने बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, आराम से ख़त्म किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी का बस लास्ट लेक्चर बाकी है जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। इसके बाद हम बातें करेंगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। और अगर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.